हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए एक नई शुरुआत की गई है और इसमें हम लोग डेली जो है 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये 10 प्रश्न जो यहाँ से आपको दिए जाएंगे ये आपके कंप्लीट यूनिट से होंगे, यानी कि सभी यूनिट में मिला के यहाँ पे आपको प्रश्न दिए जाएंगे। जो आपका ये टेस्ट रहेगा ये बेस्ड होगा नेट जेआरएफ और साथ ही साथ हायर एजुकेशन कमीशन से। और यहाँ पे जो भी प्रश्न आएंगे ये मैक्सिमम नए प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये सभी यूनिट से मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। और ये हायर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और जो नेट का एग्जाम आपका ऑनलाइन करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस बैचेज चल रहे हैं नेट के और यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी में वहाँ पे अलग अलग यूनिट से भी कराए गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस तरह से आपको टोटल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट 1 है, इस प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक नंबर दिया है कि हिंद महासागर के चुंबकीय विसंगतियों का अध्ययन वाइन और मैथ्यूज ने किया है। ठीक, उसके बाद दिया है दूसरा विकल्प की सागर नितल प्रसरण संकल्पना जो है हैरी हेस ने 1960 में दिया। तो यहाँ देखिए ये वाला भी राइट है कि हिंद महासागर की जो चुंबकीय विसंगतियाँ थी उसका अध्ययन जो है वाइन और मैथ्यूज ने किया था और उन्होंने ये अध्ययन करने के बाद जो हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण संकल्पना थी इसका वो समर्थन करते हैं। ठीक, बाद में इसी संदर्भ में महाद्वीप और महासागरों के प्रारंभ की हम लोग बात करें तो ये इसके इतिहास और इसकी पुनर्रचना का जो प्रयास किया था वो वैलेंटाइन और मोर्स महोदय ने किया था, जिन्होंने पूरा चुंबकत्व और सागर नितर प्रसरणों के आधार पर महाद्वीप और महासागरों के इतिहास की बात उन्होंने की थी। उसके बाद देखिए महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत दिया है कि सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत सर्वप्रथम 1908 में वेगनर ने दिया। तो वेगनर ने सबसे पहले नहीं बल्कि महाद्वीपों के प्रवाह या विस्थापन संबंधी सिद्धांत जो है टेलर ने दिया था और टेलर ने 1908 में दिया था, जबकि वेगनर का जो ये आपका यहाँ पे सिद्धांत दे रहा है तो वेगनर ने इसके बाद दिया था सिद्धांत, टेलर के बाद। वेगनर का आई थिंक 1912 के आसपास इन्होंने ये दिया था। ठीक, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है 1 और 2 यहाँ पे राइट हो जाते हैं, 3 नंबर ये आपका रॉन्ग है, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है ए। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा में यहाँ पे दे रखा है कि वान एलन रेडिएशन बेल्ट, जो वान एलन रेडिएशन बेल्ट है ये कहाँ पे पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में। ठीक, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि वान एलन जो रेडिएशन बेल्ट है ये आपका कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आयन मंडल में पाई जाती है। ठीक, उसी में जो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस वगैरह, ठीक, ये सारी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, ये आपका आयन मंडल में ही होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ से। और जो आपका मध्य मंडल है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मध्य मंडल में नाक्टोलूसेंट क्लाउड जो है ये मध्य मंडल में दिखाई देते हैं, जो गर्मियों में दिखाई देते हैं और ये कहाँ पे दिखते हैं, ध्रुवों के ऊपर दिखते हैं। नाक्टोलूसेंट क्लाउड ये मध्य मंडल या मीसोस्फीयर में दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर वान एलन बेल्ट रेडिएशन का ये आपका क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बीटीएच, रामापो, आल्ड्रिच और बेली ये गर्त जो है ये किस महासागर के गर्त हैं, तो बीटीएच और रामापो ये गर्त हैं, ये आपका जो क्यूराइल गर्त है, क्यूरोसियो है, वहाँ के आसपास ही पाए जाते हैं। आल्ड्रिच है, वेली गर्त है, ये किस महासागर में है, प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है, आर्कटिक है, किस में है, ये पैसिफिक ओशन में हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सा है, कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है। तो इसमें देखिए SO2 है, CFC है और उसके बाद आपका दिया है कि CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकाश रासायनिक धूम है। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राथमिक वायु प्रदूषक, तो जो प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं ये लंबी प्रक्रिया के बाद जो है दीर्घावधि में छोड़े जाने वाले प्रदूषण होते हैं। ठीक, जबकि जो आपका ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है इसमें 2 या 2 से अधिक जो प्रदूषक होते हैं उनकी आपस में प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है ये प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोला जाता है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में कौन से हो जाएंगे, जो दीर्घकालीन अवधि के बाद उत्पन्न होते हैं, तो उसमें आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक, सीसा हो गया, या कण की जो पार्टिकल्स मैटर होते हैं वो भी आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक, सीसा भी है, मीथेन भी हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये सारी चीज़ें किस में है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आती हैं। जबकि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में क्या आ जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आपका 2 या 2 से अधिक प्रदूषकों से जो मिलता है, जैसे धूम्र कोहरा हो गया। ठीक, धूम्र कोहरा या प्रकाश रासायनिक धूम जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल है। ठीक, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये किसके एग्जाम्पल है, द्वितीय वायु प्रदूषक के एग्जाम्पल है ये। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये सही है, तो यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो 4th नंबर में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि 10 प्रश्नों में जो है आपने कितना सही किया है। तो अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि का जो प्राकृतिक सिद्धांत है और सामाजिक सिद्धांत 2 सिद्धांत है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि जो सामाजिक सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है या उससे संबंधित कौन व्यक्ति इसमें है। ठीक, तो यहाँ पे जो विकल्प दे रखा है स्पेंसर है, हेनरी जॉर्ज है, कार्ल मार्क्स है, सैडलर है।
तो इसमें देखिए जो प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आते हैं, तो प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, थॉमस डबडले, सैडलर, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सबकी जो विचारधारा है वो प्राकृतिक सिद्धांत से ही मेल खाती है। तो स्पेंसर हो गए, सैडलर हो गए, माल्थस हो गए, ये नेचुरल थ्योरी है। सामाजिक सिद्धांत किसका है, हेनरी जॉर्ज हो गए, अर्सेन ड्यूमॉन्ट हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ये सभी जो है सामाजिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांतों का प्रतिपादन किए थे। तो इसमें हेनरी जॉर्ज और कार्ल मार्क्स दो विकल्प हैं, तो यानी 2 और 3, यानी विकल्प नंबर सेकंड आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देखिए, दिया है कि बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय बढ़ जाती है। बाजारी शक्तियों के कारण जो असमानता है ये घटने के बजाय क्या होता है, इसमें बढ़ोतरी हो जाता है, क्योंकि पश्चगामी प्रभाव प्रसरण प्रकारों की जो तुलना है, प्रकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, यानी कि बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय बढ़ती है। क्यों, क्योंकि पश्चगामी प्रभाव प्रसरण प्रकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह जो सिद्धांत है किस पे आधारित है, तो इसमें देखिए टपकन सिद्धांत है। टपकन सिद्धांत किसने दिया है, हार्समैन ने दिया था। तो ये आपका टपकन सिद्धांत नहीं, टपकन सिद्धांत में ये माना जाता है व्यापार एवं धनी लोगों के ऊपर से यदि जो कर्ज है वो घटा दिया जाए तो कुछ समय के लिए व्यापार में जो निवेश है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और समाज को जो है दीर्घावधि के लिए लाभ प्राप्त होगा। संचयी परिणामी सिद्धांत ये इसी राइट है। तो संचयी परिणामी सिद्धांत गुन्नार मेडाल ने दिया है। ठीक, केंद्रीय परिसर मॉडल ये फ्रीडमैन का है, कोर पेरीफेरी मॉडल, तो इसमें संचयी परिणामी सिद्धांत राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, कांडोन, मैकाइवर, जूलियन स्टीवर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कल्चरल इकोलॉजी जो वर्ड दिया है ये जूलियन स्टीवर्ट ने दिया है। अगला प्रश्न है कि बीवर की संयोजन विधि को जापान के लिए किसने संशोधित किया, जो फसल संयोजन विधि है बीवर की, तो जापान में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, उसमें औद्योगिक संरचना उपयोग के लिए किसने संशोधित किया, देखिए थॉमस ने भी किया, स्कॉट ने, जॉनसन, ये सभी इनमें संशोधन किए, लेकिन जापान के संदर्भ में किकुकाजी डोई ने किया था। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रामों और नगरों में जीवन, ये लिखा है यानी कि किताब है। ठीक, ग्रामों और नगरों में जीवन ये किताब है, जिसको किसने लिखा है ये यहाँ से पूछा जा रहा है। तो विकल्प में आपका है इब्न बतूता, इब्न खालदून और इदरसी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रामों और नगरों में जीवन, ये लिखा है इब्न खालदून ने। इब्न खालदून की जो मुकद्दिमा किताब है, रचना है, वो 6 खंडों में है। 6 खंडों में से एक आपका खंड जो है ग्रामों और नगरों में जीवन भी है। ठीक, उसमें से एक आपका सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान है। तो 6 खंड उनके हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर दिया है, ये आपका रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। किससे है ये आपका रिमोट सेंसिंग से है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दे रखा है कि किसी संसूचक द्वारा एक निश्चित अंतराल पे, किसके द्वारा, किसी संसूचक के द्वारा, यानी जो संवेदक है उनके द्वारा, सेंसर के द्वारा एक निश्चित अंतराल पर धरातली या स्पेक्ट्रल आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, स्थानिक या टेम्पोरल। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेम्पोरल विभेदन या टेम्पोरल रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन 4 टाइप के हैं, ये बताया गया आप लोगों को। ठीक, जीआईएस का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके जीआईएस और कार्टोग्राफी देख लीजिएगा, जो हायर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और यूजीसी नेट के लिए तो है ही। ठीक, तो इसमें जो टेम्पोरल रिजोल्यूशन इसके अंतर्गत हो जाएगा। इसमें चूंकि होता यह है कि इसमें एक ही जो बिंब क्षेत्र है, ठीक, उसको उपग्रह के द्वारा अलग अलग समय में बार बार देखकर वहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही। तो टोटल हम लोगों ने 10 प्रश्नों को यहाँ पे देख लिया। तो इन 10 प्रश्नों में आपके कितने सही आंसर हो रहे हैं वो आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है। ठीक, यदि इन 10 प्रश्नों में आपके 8 सही हो जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेटर है। ठीक, यदि 5 से 6 है तो आपका ये जो है एवरेज है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आराम से एवरेज में कर लेंगे, और इससे कम है तो यानी तैयारी बहुत कम है। तो फिलहाल यहाँ पे और आपको फोकस बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न आपको कराए गए सब जो है अलग अलग यूनिट्स थे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए हम लोग जो टेस्ट की बात किए थे कि आपको 10 MCQs जो है डेली मिलेगा, और ये सारे आपके सभी यूनिट जो आपका हायर का यूनिट है और यूजीसी नेट का यूनिट है, सभी यूनिट से ऑलमोस्ट एक प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे दूसरा सेट है ये। और यदि आप लोग हायर का जो टेस्ट चल रहा है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं या यूजीसी नेट के टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट का जैसे ही पेपर आता है 100 प्रश्नों का सेट अवेलेबल कराया जाएगा। प्लस जो है यदि आप हायर के लिए ज्वाइन करते हैं तो हायर में जैसे एग्जाम में आपके 70 क्वेश्चन आते हैं सभी यूनिट से, वहाँ पे सभी यूनिट में आपको कराया जाएगा। प्लस जो है हर एक यूनिट का जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का अलग से वहाँ पे आपको प्रैक्टिस अवेलेबल कराया जाएगा। तो यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और उस पर आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें आप लोग देखिए जो भी टेस्ट यहाँ पे कराए जा रहे हैं इसको आप अटेम्प्ट करिए और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि कई बार ये जो प्रश्न यहाँ पे कोशिश किया जाता है बनाने का कि एक टॉपिक से डेली जो है थोड़ा सा अलग टॉपिक यहाँ पे रखा ही जाता है हर एक यूनिट से। ठीक,
तो यहाँ पे आप लोग स्कोर भी अपना कमेंट जरूर करिएगा कि 10 में आपने कितना जो है सही किया। पहला प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 है ये। दिया है कि तापीय प्रतिलोमन जो थर्मल इन्वर्जन होता है, तापीय व्युत्क्रमणता होती है, प्रतिलोमन होता है, उसके लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। यदि तापीय प्रतिलोमन आपको देखने को मिले या ये जानना है कि कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं, तो उसके लिए कौन सी दशाएं उपयुक्त हैं। देखिए यहाँ पे दिया लंबी रातें हैं, आर्द्र वायु है, ढालू घाटियाँ, हिमाच्छादित धरातल है, गर्म वायु राशियों का आगमन है। तो जो तापीय प्रतिलोमन होता है इसका मतलब क्या होता है। जनरली हम लोग धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर अपना जो है घटता जाता है एक निश्चित पे। आपका जानते हैं आप लोग कि 6.5 जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। तो ये तो एक नॉर्मल है। जैसे रुद्धोष्ण ताप का क्या है वो 10 डिग्री होता है, ठीक। ये भी आप याद रखिए। सामान्य जो नॉर्मल लैप्स रेट है 6.5 है और एडियाबेटिक जो है वो 10 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ पे जब लंबी रातों की हम लोग बात करें कि जो आवश्यक दशाएं हैं, प्रतिलोमन आप समझ गए कि जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो क्या है नॉर्मली घटता है, यदि घटने के बजाय क्या हो बढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि किस स्थिति में होगी, तो लंबी रातें। तो लंबी रातों से कैसे होता है कि पृथ्वी दिन के समय क्या होता है कि जो आपका 60 टेरेस्ट्रियल वेव आएगी, लघु तरंगें आती हैं, ठीक। रात के समय क्या होता है, ये दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में जो है इन जो ऊष्मा अवशोषित करती है दिन में, उसे रात में छोड़ती है। तो रात के समय जब ये ताप छोड़ देती है पृथ्वी, ठीक, तो क्या होता है पृथ्वी ठंडी होने लगती है। जब पृथ्वी अपनी ठंडी होने लगेगी तो क्या होगा कि उसके साथ जो मान लीजिए पृथ्वी ये है, इसके साथ धरातल के आसपास जो हवाएं चल रही हैं रात में वो भी ठंडी हो जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है लंबी रातों का। तो लंबी रातों में जो निचली वायु है यहाँ धरातल की, ये काफ़ी ठंडी हो जाएगी और इसके ऊपर की वायु जो है क्या रहेगी, अभी गर्म रहेगी। तो इसलिए क्या होगा कि ताप की व्युत्क्रमणता के लिए ये लंबी रातों का होना भी क्या है, आवश्यक है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्द्र वायु की हम लोग बात करें तो आर्द्र वायु क्या करती है कि ये ऊष्मा को ग्रहण करके, जो आर्द्र वायु होती है इसमें ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, ठीक। जो जाहिर सी बात है कि जो शीत ऋतु में यदि आप देखें तो वहाँ पे ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता वो जो ठंडी हवाएं होती हैं उसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जिससे क्या होता है कि तापमान की जो ह्रास दर में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो शुष्क वायु होती है उसमें क्या होता है कि उसमें भौमिकी विकिरण को शोषित वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता कम रहती है। इसलिए जो वायु जो है ठंडी होकर तापमान के व्युत्क्रमण की स्थिति यहाँ पे पैदा करती है। तो यहाँ पे शुष्क वायु करती है, जबकि आर्द्र वायु इस स्थिति को उत्पन्न नहीं करेगी। ढालू घाटियाँ ये आप जानते ही हैं। उसके बाद देखिए हिमाच्छादित धरातल। तो इससे भी हिमाच्छादित धरातल में क्या होता है कि मान लीजिए बर्फ जम गया तो वही चीज़ें हो गई कि सौर विकिरण का लगभग 90% से अधिक ये क्या करती हैं, परावर्तित कर देती हैं, जिसके कारण से वायुमंडल की ऊपरी परत क्या होती है, या वायुमंडल की जो ऊपरी वायु है वो भी गर्म हो जाती है, लेकिन निचली वायु हिम के संपर्क की वजह से क्या होता है, ठंडी रहती है। इस वजह से भी वहाँ पे ताप व्युत्क्रमणता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला देखिए गर्म वायु राशि का आगमन। तो गर्म वायु राशि नहीं बल्कि ठंडी वायु राशि के आगमन से जो है ये तापीय व्युत्क्रमणता उत्पन्न होता है। तो ये आपका रंग हो गया, ये भी रंग है। तो राइट आंसर हो गया 1, 3 एंड 4, डी विकल्प यहाँ पे राइट हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि वार्षिक तापांतर को क्या प्रभावित करता है, किन कारकों पर जो है वार्षिक तापांतर निर्भर करता है। दिया है समुद्र तल से ऊंचाई, प्रचलित वायु और अक्षांश, ये तीनों कारक। जैसे अक्षांश की हम बात कर लें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वार्षिक तापांतर होता क्या है। तो वार्षिक तापांतर का मतलब कि किसी वर्ष में या सामान्यतः किसी स्थान के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के बीच जो टेम्परेचर या तापांतर रहता है उसी को वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो सबसे गर्म महीने का तापमान पूरे साल भर का, ठीक, साल भर में जो सबसे गर्म महीना हो गया और साल भर में जो सबसे ठंडा महीना है, उन दोनों के टेम्परेचर का जब अंतर कर लेते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, वार्षिक तापांतर हो जाता है। ये किन पे निर्भर करता है, अक्षांश पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर जो सूर्य है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है, लंबवत होता है। लेकिन कर्क और मकर की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे वो वर्टिकल होता है यानी लंबवत होता है। लेकिन कर्क और मकर पे क्या होता है इसकी स्थिति, तो ये सूर्य के यानी कर्क और मकर रेखाओं के बीच जो है सूर्य पृथ्वी को अधिकतम यहाँ पे टेम्परेचर यानी ताप जो मिलता है धरातल को, ये इन्हीं के बीच ही मिलता है। इसके बाद यहाँ पे तिरछी हो जाती हैं और ठीक, कर्क और मकर के बाद और तिरछी हो जाएंगी तो सूर्यातप कम हो जाएगा। ध्रुवों के बीच जैसे सूर्यातप कम प्राप्त होता है। इन्हीं कारणों से ये विषुवत रेखा पर कम जबकि ध्रुवों पर अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न ये पूछे कि ध्रुवों पर तापांतर अधिक होगा वार्षिक की विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पे कम होता है जबकि ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ देखिए प्रचलित वायु भी प्रभावित करी, अक्षांश की मैंने बात ही कर लिया, ठीक। उसके बाद देखिए समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई भी वायुमंडल की विरलता या अपेक्षाकृत अधिक वर्षा या बादल आदि से गर्म महीने में जो औसत तापमान है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके प्रभाव से वार्षिक तापांतर पर भी ये प्रभाव डालते हैं। तो इसमें देखिए 1, 2 और 3 सभी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे आपका दिया गया है कि ढाल प्रक्रम संकल्पना में एक आपका 2 प्रकार की संकल्पनाएं हैं ढाल प्रक्रम की। एक आपका कौन सी है, एकल संकल्पना है, दूसरा बहुल है, ठीक। तो एकल और बहुल जो संकल्पना है इसमें किसने जो है एकल संकल्पना का विकास करने का कोशिश किया, एक विकास का श्रेय किसको जाता है। तो इसमें देखिए या व्याख्या करने का, तो ये फिनमैन है, बॉलिंग है, पिंक है, स्टॉलर है। तो बॉलिंग महोदय ने क्या किया था, बॉलिंग ने बहुल प्रक्रम संकल्पना के बारे में बताया। पिंक महोदय को आप जानते हैं, स्टॉलर को भी आप जानते हैं, ठीक। पिंक और स्टॉलर को आप जानते हैं। स्टॉलर ने भी ढाल सिद्धांत दिया था।
और यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा फेनमैन। फेनमैन ने एकल प्रक्रम संकल्पना दिया, और एकल प्रक्रम संकल्पना में आरी हिर्टन और गिलबर्ट लासन ये तीनों भी सम्मिलित हैं। ठीक, एक बार आपसे ये प्रश्न पूछा था कि कौन जो एकल संकल्पना से संबंधित नहीं है। फेनमैन भी हैं, और आपका कौन है, गिलबर्ट हैं, और आपके कौन है, आरी हर्टन है। उसके बाद यहाँ पे आपका लासन भी है इसमें। ठीक, एकल संकल्पना में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, राइट आंसर इसमें हो गया ए। अगला देखिए, गिलबर्ट, मार्शल व एलिस द्वीप किसका हिस्सा है? तो इसमें देखिए माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया है, मेलानेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिलबर्ट, मार्शल और एलिस द्वीप, ये आपके किसके पार्ट है? माइक्रोनेशिया के द्वीप समूह में ही मार्शल, एलिस और ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जी आया 5th नंबर का कि परजीवी पारितंत्र। परजीवी पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो परजीवी पारितंत्र में जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वह क्या होता है? वो उल्टा बनता है। ठीक, अब कैसे उल्टा बनता है परजीवी पारितंत्र, एक बार समझ लीजिए कि परजीवी पारितंत्र का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वृक्ष वाले पारितंत्र होते हैं, ठीक, वृक्ष पारिस्थितिक पारितंत्र में जो ये पिरामिड होता है वो भी आपका उल्टा होता है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की वजह से, जैसे आप जानते हैं कि आम के वृक्षों पे परजीवी उगते हैं, एक प्रकार से जो पौधे होते हैं एग्जैक्ट, जो जैसे मान लीजिए आम के वृक्ष आप लोग देखते हैं उसमें छोटे छोटे जो है अन्य प्रकार के पौधे यहाँ पे उगाते हैं, एक प्रकार से उसको भी आप परजीवी यहाँ पे मान सकते हैं। लेकिन परजीवी का विशेष मतलब यही है जो इस पर मतलब कि जो पेड़ पौधों पे ही डिपेंडेंट हो। जैसे परजीवी की हम लोग बात करें, मान लीजिए ये आपका वृक्ष हो गया। ठीक, वृक्ष में इसी से आप जो है जीवी या परजीवी पारितंत्र को निकाल सकते हैं। मान लीजिए वृक्ष है, वृक्ष पे कौन डिपेंडेंट है? यहाँ पे आपका कुछ कीट पतंगे भी हैं जो ये ढेर सारी मात्रा होगी, लेकिन देखिए चिड़ियों के घोंसले वगैरह यहाँ पे बन जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पिरामिड कैसा बन गया। ठीक, तो इसी तरह से ये आपका जो है बनता है, तो ये उल्टा पिरामिड हो गया। ये पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। तो यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा? उल्टा पिरामिड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श कौन सा होगा? साधारण, यादृच्छिक, गुच्छ या स्तरीकृत या सभी? तो इसमें देखिए जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व यदि पर्याप्त रूप से हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें यदि सैंपलिंग करनी हो तो सबसे जो उपयुक्त सैंपलिंग होगी वो होगी स्ट्रेटिफाइड, स्तरीकृत, यादृच्छिक या रैंडम सैंपलिंग। ठीक, ये सैंपलिंग जो तीनों दिया गया है ये संभावित प्रतिदर्श के अंतर्गत आएंगे, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आएंगी। यानी प्रोबेबल जो सैंपलिंग होता है, एक नॉन प्रोबेबल, एक प्रोबेबल, संभावित और असंभावित, तो संभावित के अंतर ये तीनों शामिल की जाती हैं। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा स्तरीकृत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोसर सिद्धांत किसने दिया? जिसमें उन्होंने क्या किया था कि नगर को 3 संकेंद्रीय वलयों में डिवाइड किया था। कितने वलयों में? 3 संकेंद्रीय वलयों में उन्होंने डिवाइड किया था। वो कौन महोदय हैं? बर्गेस हैं, विलियम बंगी हैं, हायट हैं, उलमैन हैं। ठीक, उस यहाँ पे देखिए 3 संकेंद्रीय वलय का मतलब बर्गेस, विलियम बंगी, हायट, उलमैन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा विलियम बंगी। तो विलियम बंगी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, शोषण सिद्धांत का। शोषण सिद्धांत ये एक प्रकार का आपका अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस से रिलेटेड है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण से संबंधित जो सिद्धांत था उसको पहले मर्डी ने दिया था। उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं की बात की थी। बाद में जो उसी से संबंधित एक और जो सिद्धांत है शोषण का सिद्धांत, जिसे बुंगी ने दिया, इसमें उन्होंने ये बात की कि 3 नगरों को 3 संकेंद्रीय वलयों में विभक्त किया, जिसमें उन्होंने एक को बोला मृत्यु का नगर, दूसरे को उन्होंने बोला आवश्यकता का नगर, और तीसरे को बंगी ने क्या बोला? बहुलता का नगर। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला देखिए वेबर महोदय के बारे में है। वेबर का जो औस्थितिकी सिद्धांत है, पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें सत्य है? निश्चयवादी सिद्धांत था ये, तो राइट है ये। वेबर का जो सिद्धांत उद्योग और स्थिति का निश्चयवादी था ये। यह सिद्धांत थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री में प्रतिपादित किया। तो वेबर महोदय ने इस सिद्धांत को किस किताब में लिखा था? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। एक प्रश्न यहाँ से आप लोग ये बताइएगा कि ये किस ईयर में इन्होंने पब्लिश किया था। ठीक, चलिए अगला देखिए पॉइंट कि यदि पदार्थ सूचकांक यानी मैटर इंडेक्स जो इन्होंने बताया था, मैटर इंडेक्स यदि 1 से कम है तो उद्योग कच्चे माल के स्थान पर लगाए जाएंगे। तो ये भी आपका सही है। यदि 1 से कम है तो कहाँ पे लगाएंगे? कच्चे माल के स्थान पर, जो यानी जहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया जा रहा है वहीं पे उद्योगों को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये किसने बोला था? ये वेबर महोदय ने बोला। यदि मैटर इंडेक्स जो है कितना हो? मैटर इंडेक्स जो है यदि 1 से कम हो, यदि 1 से अधिक हो तो क्या होगा? तो उद्योग जो है बाजार की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, किसी भी प्रश्न में आपको कोई इशू लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भू राजनीति राज्य जीव का शरीर, भू राजनीति राज्य रूपी जीव का शरीर है। सीमाएं जिसमें अंतस्तंभ के रूप में है, उत्पादन क्षेत्र जिसकी भुजाएं हैं, और भी आगे है। तो इस संबंधित जो कथन, ये एक स्टेटमेंट आपका है कि ये कथन किसने कहा? रेडजेल ने, जेलन ने, हाउसहोफर ने, हार्टसोन ने। तो जियो पॉलिटिक्स के संदर्भ में ये कथन किसने कहा कि राज्य जो है एक प्रकार के जीव रूप का शरीर है, जिसमें जो सीमाएं हैं उसका क्या है? वो अंतस्थ अंग है, जबकि उत्पादन जो क्षेत्र उसकी क्या है? आर्म्स हैं, भुजाएं हैं।
ठीक, ये किसने कहा है? रैटजेल, जेलन, हाउसहोफर, हर्टसोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेलन महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया था। और आगे चल के इसी का समर्थन कौन करते हैं? हाउसहोफर भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, समक्षेत्र प्रक्षेप का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे देखिए समक्षेत्र प्रक्षेप का उदाहरण कौन सा है? तो मालवीय डैश सिनुसॉइडल है। ठीक, तो जो समक्षेत्र प्रक्षेप होता है वो क्या होते हैं कि ये जो प्रक्षेप होते हैं, ये जो इस पे मानचित्र बनाया जाता है वो क्षेत्रफल के रूप में सर्वत्र जो ये शुद्ध रहता है। जो समक्षेत्र प्रक्षेप होता है, इस पे जो भी प्रक्षेप पे मानचित्र बनाए जाते हैं, ठीक, तो मानचित्रों में क्षेत्रफल जो है सर्वत्र शुद्ध होता है, हमेशा हर जगह। मालवीय प्रक्षेप और सिनुसॉइडल प्रक्षेप जो है समक्षेत्र प्रक्षेप के उदाहरण, यानी दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे हम लोग, और यहाँ पे आपके जितने भी स्कोर हों आप बता सकते हैं। प्लस यहाँ पे यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कंबाइंड चल रही है, तो आप इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये आपका अभी तक जो हायर में टेस्ट हुआ है वो टोटल जो है ऑलमोस्ट 4 टेस्ट हो चुके हैं, और जो यूजीसी नेट का है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेट का आपको टेस्ट जो है एक साथ उसका मिल जाएगा, पीडीएफ और वीडियो डिस्कशन भी, सारा चीज़ उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? इधर देखिए कई दिनों से आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, इसलिए थोड़ी समस्या थी, तभी नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट का चल रहा था, आपका 2 सेट हो चुका था, तीसरा सेट आज हम लोग देखेंगे। और इसमें 10 प्रश्न ही केवल शामिल किया गया है, और ये जो 10 प्रश्न है ये सभी यूनिट से हैं, चाहे आपका जो हायर का एग्जाम अभी होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ पे उसके सिलेबस से ही, और आपका जो नेट का सिलेबस है यूजीसी नेट का, ठीक, दोनों का यहाँ पे कंबाइंड करके दोनों के सिलेबस, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो वहाँ से आपको 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं। और इन 10 प्रश्नों में यदि मान के चलिए आपके 7 से 8 प्रश्न सही होते हैं, ठीक, तो आपकी तैयारी अच्छी है और सिलेक्शन निश्चित तौर पर आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न के स्तर रखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे स्तर के रखे गए हैं। और यहाँ देखिए 2 और जो सेट है उसमें 20 प्रश्न आपके हो गए, तो अब ये तीसरा यानी 30 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 30 अक्टूबर के पहले तक लगभग 200 से 300 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हर एक यूनिट से आपको लगभग जो है 20 से 25 या 30 प्रश्न जो है, 30 प्रश्न मान के चलिए कम से कम हर एक यूनिट से आपको मिल ही जाएंगे। और ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपका इंडियन यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का 200 है, और फिजिकल ज्योग्राफी के 200 प्रश्न वहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। यूपीएससी का भी वहाँ पे सॉल्व कराया गया है, क्योंकि आपने जीआईसी में देखा था कि कई प्रश्न जो है जीएस वाले यूपीएससी के पीवाईक्यू दिए, यानी कि प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, तो उसको भी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट, जैसे 70 प्रश्न आपके हायर में आएंगे या यूजीसी नेट में 100 प्रश्न आएंगे, तो सभी के अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ज़्यादा समय आपका न लेते हुए हम लोग इस पर आते हैं। हाँ, एक और बात कर लेते हैं आप लोगों से कि रिजल्ट का, पीजीटी रिजल्ट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसी को लेके है ही, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इधर यदि जल्दी ये दे देते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और बचे जो विषय हैं, जैसे भूगोल का 30 को ही लग गया है एग्ज़ाम, 30 अक्टूबर को ही, मान लीजिए 25 तक ये इंटरव्यू कराते हैं या 26 तक कराते हैं, तो आगे जिनका हायर का एग्ज़ाम है उनके लिए समस्या होगी। तो यदि रिजल्ट की हम बात करें तो देखिए, अब उसके बारे में कुछ जो सूचना प्राप्त हुई उसके बारे में यहाँ कुछ भी मैं बताना नहीं चाहता हूँ। हाँ, ये है कि 1-2 दिन में आप मान के चलिए कि रिजल्ट जो है 10 के पहले आ ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को, ये किसने कहा था? ठीक, प्रश्न है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को प्रकट करती है, ये कथन किसने कहा था? हैडन ने, हटिंगटन ने, टेलर ने या गुडी ने? ठीक, ये डायरेक्ट आपका कई बार आप देखते हैं कि स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है कि ये कथन किसने कहा था। और जीआईसी और पीजीटी के तो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। आप हायर में भी देखेंगे, राजस्थान में हो गया या यूपी में भी कई बार इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो इसका यह कथन किसने कहा था? तो ये टेलर महोदय ने ये कथन कहा था कि मानव जो प्रजातियाँ हैं ये नस्ल को प्रकट करती हैं, ना कि सभ्यता को। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न जो दिया गया है। दूसरे में दिया गया, किसने बीवर की सस्य संयोजन विधि के आधार पर तस्मानिया में पशु एवं सस्य संयोजन निर्धारित किया? ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो विकल्प दे रखा है आपका, पावेल हैं, स्कॉट हैं, डोई हैं, कोपाक हैं या कपाक हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो बीवर ने सस्य संयोजन विधि दिया था या फसल संयोजन विधि दिया था, उसमें डोई ने उसकी विधि में थोड़ा सा उनकी विधि में संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद डोई ने क्या किया कि जापान के संदर्भ में, जापान के जो औद्योगिक प्रदेश थे, उनकी औद्योगिक संरचना थी, उसके संदर्भ में इन्होंने इसका उपयोग किया। और स्कॉट महोदय ने क्या किया कि स्कॉट महोदय ने इनकी विधि में संशोधन करके तस्मानिया में पशु और सस्य संयोजन विधि को या सस्य संयोजन को निर्धारित किया। ठीक, जबकि थॉमस महोदय क्या करते हैं कि थॉमस ने जो है बीवर की सस्य संयोजन विधि में संशोधन किया, और उसमें उन्होंने प्रसरण की गणना में सभी फसलों को आधार बनाया। जबकि बीवर ने क्या किया था कि बीवर ने वास्तविक फसलों के आधार पर ही प्रसरण ज्ञात किया था। ठीक, और पावेल महोदय की हम लोग बात करें तो कोपेक, स्कॉट, जॉनसन, पावेल, ये सब जो है बीवर की विधियों में संशोधन करते हैं या उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करते हैं। ठीक,
पावेल ने इनकी विधि में यानी शस्य संयोजन विधि जो बीवर की थी इसमें इन्होंने संशोधन करके फसलों के कोटि क्रम को निर्धारित कर दिया था। और भारत में यदि हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसमें और डिटेल जान लीजिए कि बीवर की शस्य संयोजन विधि को भारत में किसने क्या किया था। तो भारत में रफ़ीउल्लाह महोदय हैं जो पहली बार करते हैं, इसी में जगत नारायण पांडे भी हैं, ठीक, देश पांडे, और हरपाल सिंह हैं, बीसी बनर्जी हैं, एनपी अय्यर हैं, नेल्सन जी हैं। तो एनपी अय्यर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये एनपी अय्यर क्या करते हैं, एमपी, यदि आपसे प्रश्न ये दे दे कि बीवर की विधि को किसने जो है संशोधित करके मध्य प्रदेश के फसल संयोजन या जो मध्य प्रदेश में दालों के प्रोडक्शन में एक फसल के रूप में संयोजित किया, तो ये कौन है, एनपी अय्यर हैं। जबकि यहीं पर जो है गोविंद जोशी जो हैं, इन्होंने क्या किया था कि नर्मदा बेसिन के बारे में, क्या नाम है, गोविंद जोशी, ठीक, जोशी महोदय, इन्होंने नर्मदा बेसिन के शस्य संयोजन में जो दाल वाले फसल थी, दाल वाली फसलों को इन्होंने एक फसल के रूप में नहीं माना बल्कि इन्होंने अनेक रूपों में इसे या अनेक दालों के रूप में माना। बस इतना आपको यही जानना है कि एमपी के संदर्भ में शस्य संयोजन विधि को एनपी अय्यर ने वहाँ पे एक बीवर के संशोधन किया था, और जोशी जो है नर्मदा बेसिन में, ठीक। भारत के संदर्भ में रफ़ीउल्लाह हैं और हरपाल सिंह हैं, बी बनर्जी हैं। संपूर्ण भारत में आपसे जब पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट यही लगाएंगे रफ़ीउल्लाह, क्या लगाएंगे, रफ़ीउल्लाह। और यहीं पे यदि आपसे दे दे कि शस्य विविधीकरण, शस्य वैविध्य की बात करें तब आप क्या लगाएंगे, तो शस्य वैविध्य जो भारत के संदर्भ में यदि हम लोग देखें तो 1965 में जो है एस भाटिया ने किया था। कौन है, भाटिया महोदय, ठीक। इन्होंने इसके सूचकांक के लिए अलग बताया था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए डिटेल हो जा रहा है। और एक और यहाँ पे आप जान लीजिए कि शस्य विविधता या वैविध्य या विविधीकरण, ठीक, इसको जो है जसबीर सिंह ने भी, ये इधर से मात्रा रहेगी, जसबीर सिंह जो है इन्होंने हरियाणा के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, हरियाणा के संदर्भ में जो है उसमें शस्य प्रतिरूपों का अध्ययन इन्होंने किया था, ठीक। चलिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि तस्मानिया में पशुएं शस्य संयोजन निर्धारित किसने किया, तो ये स्कॉट महोदय हैं। उसके बाद देखिए एकरमैन के जनसंख्या प्रदेशों में कौन सा शामिल नहीं है, एकरमैन के जनसंख्या प्रदेशों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक। जो आपके पास विकल्प है कि मिस्र सदृश जनसंख्या प्रदेश, यूरोप सदृश जनसंख्या प्रदेश, और उसके बाद आपका एशिया सदृश है, ब्राज़ील सदृश है, ओशिनिया सदृश है, ठीक। तो एकरमैन ने क्या किया था कि एकरमैन ने 1959 में, कब, 1959 में उन्होंने क्या किया था कि विश्व के 5 जनसंख्या प्रदेशों में या जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विश्व को 5 प्रकारों में डिवाइड किया, जिसमें एक उन्होंने ये किया था मिस्र, एक था यूरोप और ब्राज़ील, ठीक। ये 3 यहाँ पे हो गए, 5 उन्होंने किया था। चौथा उन्होंने आर्कटिक वाला मान लिया था और यूएसए का मान लिया था 5वां। तो टोटल 5 हो गए। इसमें कौन सा नहीं है, शामिल नहीं है, तो देखिए एशिया सदृश नहीं है और ओशिनिया सदृश नहीं है, ठीक। तो कौन सा नहीं है, एशिया और ओशिनिया। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 5, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे दिया है कि बुक का नाम दिया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस एंड पैटर्न, इसके लेखक कौन है, ठीक। ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस एंड पैटर्न, इसके लेखक कौन हैं, ठीक। तो इसमें विकल्प में रेवेनस्टीन हैं, ली हैं और ब्राइडे हैं, ब्लांस हैं, ठीक। कौन है, रेवेनस्टीन, ली, ब्राइडे, ब्लांस। किताब का नाम फिर से देख लीजिए, ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड पैटर्न, इसके लेखक हैं ब्राइडे महोदय। कौन है, ब्राइडे महोदय ने ये लिखा है और इसमें उन्होंने प्रवास के बारे में बताया है। और इसमें ब्राइडे ने क्या किया है कि जो प्रवास होता है उसको उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आपका अंतर महाद्वीपी, ठीक, दूसरा उन्होंने आंतरिक प्रवास बोला था, ठीक। जो अंतर महाद्वीपी हो जाएगा ये महाद्वीपों के बाहर या एक देश से दूसरे देश, जबकि आंतरिक में आपका अंतर प्रादेशिक हो गया, अंतरदेशीय हो गया, ठीक। ये सारी ग्रामीण नगरीय प्रवास हो गया। ये सारी चीज़ इसमें इन्होंने, तो यदि प्रश्न देखिए ब्राइडे ने प्रवास को कितने वर्गों में डिवाइड किया, तो 2 वर्ग विभाजित किया। किताब आपके सामने लिखी गई है, ठीक। अगला, जब किसी जीव विशेष अथवा एक ही स्पीसीज, ये सभी जीवों के सामूहिक या सभी जीवों के समूहों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, सभी जीवों के समूहों पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फिर से पढ़ लीजिए कि जब किसी जीव विशेष या एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीसीज के सभी जीवों के समूह पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, समपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी या आवास पारिस्थितिकी। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से ये चीज़ें आपको देखना है कि आवास पारिस्थितिकी क्या होता है, समपारिस्थितिकी क्या, समपारिस्थितिकी को साइनो इकोलॉजी बोलते हैं, आवास पारिस्थितिकी को हैबिटेट इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। मानव आवास पारिस्थितिकी हैबिटेट हो गया, प्राणी पारिस्थितिकी को क्या बोलते हैं, एनिमल इकोलॉजी। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखिए कि महाद्वीपीय धाराओं की उत्पत्ति का अंतः सागरीय कारक कौन है। चलिए, अब तक आपने कई प्रश्न देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रश्न परिवर्तित है। अब तक आपने ये देखा होगा कि प्रवाहित करने वाले कारक कौन से हैं। अभी हमने क्या इसमें बनाया कि अंतः सागरीय कारक कौन से हैं। प्रवाहित करने वाले कारक तो इसमें सभी हैं, लेकिन इसमें कौन से कारक जो है अंतः सागरीय हैं। तो तापमान में अंतर, लवणता में अंतर, घनत्व में अंतर, वायुदाब। देखिए तापमान में अंतर, तो
महासागरीय धाराओं की जो धरातल के तापमान से उसका कोई लेना देना तो है नहीं, महासागरीय धाराओं का जो महासागर का टेम्परेचर है उससे इसका लेना देना होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर की वजह से महासागरीय धाराएं चलेंगी। ठीक, और लवणता में यदि अंतर होगा तो भी जहाँ पे लवणता में अंतर होगा वहाँ पे घनत्व में भी अंतर होगा। यानी देखिए तीनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है कि टेम्परेचर बढ़ जाए मान लीजिए तो क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा, लवणता बढ़ जाएगी, जब लवणता बढ़ेगी क्या होगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो जो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है जिसका कम होता है, तो घनत्व ज़्यादा है तो सरफेस थोड़ा सा ऊपर होता है और घनत्व कम है तो सरफेस थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक, आप जानते हैं, इसीलिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, दोनों के जल एक दूसरे में प्रभावित होते हैं। अब ये आपको बताना है कि अटलांटिक महासागर का जल भूमध्य सागर में जाता है, भूमध्य सागर का अटलांटिक में जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे जो आपका है ये अंतर सागरीय तीनों हो गए। वायुदाब क्या, वायुदाब आपका वायुमंडल से संबंधित है। ठीक, वायुदाब हो गया, पवन हो गया, घर्षण बल हो गया, या सूर्यातप हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वर्षा हो गई, ये सभी क्या है, एटमॉस्फेरिक रीजन है। ठीक, या फैक्टर है। जबकि पृथ्वी से संबंधित यदि पूछ दिया जाए कौन सा कारक जो है पृथ्वी से संबंधित है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया। ठीक, यहीं पे यदि पूछा जाए कि तटों में या अन्य कौन से कारक हैं, तो अन्य में सागर तट की जो प्रकृति है, अभी देखिए आपका आई थिंक पीजीटी या जीआईसी में पूछा था। मौसम परिवर्तन हो गया, नीतल का उच्चावच भी क्या करता है, धाराओं को प्रभावित करता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला, स्तूपों के वर्गीकरण से कौन संबंधित हैं, अगला दिया है मिल्टन है। ठीक, मिल्टन है, बैगनॉल्ड है, हैक हैं और मैकी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सभी आपके राइट आंसर हैं, क्योंकि सबने अलग अलग वर्गीकरण किया है स्तूपों का। बैगनार्ड महोदय ने 2 टाइप बताए, बरखान बताया इन्होंने यानी अर्धचंद्राकार, और सीप यानी कि अनुदैर्ध्य। यदि आपसे मान लीजिए पूछ दे कि सीप को किसने वर्गीकृत किया, तो बैगनार्ड महोदय ने किया था। हैक ने कितना बताया था, तो जेटी हैक ने 3 बताए। मोल्टन ने कितने प्रकार बताए थे स्तूपों के, उन्होंने भी 3 बताए थे। मैकी ने कितने बताए थे, तो मैकी का जो है इन्होंने 8 प्रकार लगभग बताए थे। ठीक, स्तूपों के सबसे ज़्यादा मैकी ने बताए थे। तो इसमें देखिए डी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूगोल के अध्ययन को प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर करने पर किसने बल दिया, तो भूगोल के अध्ययन को किसने बोला ये कि भूगोल का जो अध्ययन है ये प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इसीडोर है, बुआचे हैं, बुसिंग है, रिटर है। तो राइट आंसर यहाँ पे बुआचे महोदय ने ये बोला था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि दिया है, देखिए ये प्रैक्टिकल वाले से आ गया आपका अर्गोग्राफ। अर्गोग्राफ के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह वर्ष के प्रत्येक माह में किए गए काम को एक वृत्तीय मिश्र आरेख द्वारा दिखाता है। ठीक, अर्गोग्राफ क्या, यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो अर्गोग्राफ का मतलब ही होता है काम। ठीक, तो यह वर्ष के प्रत्येक महीने में किए गए काम को एक वृत्तीय मिश्र आरेख द्वारा दिखाता है, तो ये आपका सही है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1938 में ओगिलवी ने किया था, तो ये भी सही है। अगला देखिए, अर्गोग्राफ शब्द जो है ए गैडे ने दिया था, तो अर्गोग्राफ शब्द जो दिया था ए गैडे ने सबसे पहली बार दिया था, और जो प्रयोग किया 1938 में अर्गोग्राफ का, ये सर्वप्रथम जो है ओगिलवी ने किया था। तो ये भी देखिए इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो इसलिए सी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का जो IMD है, मौसम विज्ञान विभाग है, उसने प्रथम श्रेणी के चक्रवातों की गति के बारे में बात किया है, और ये गति उन्होंने क्या बताई है। ठीक, गति जो है चक्रवातों की उन्होंने क्या बताई है, इसी का यहाँ पे, तो इसमें देखिए विकल्प 90 125 किलोमीटर प्रति घंटा, 280 125 164 है, और उसके बाद आपका जो दिया है इसमें 165 से 224 है। ठीक, तो IMD ने 5 प्रकार बताए थे भारत में जो चक्रवातों की श्रेणियां हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी में उन्होंने 90 से 125 बताया था कि हवाओं की जो गति है इसमें क्या होता है कि घर या पेड़ों को कुछ ध्यान देने योग्य से इसमें नुकसान कम होता है। लेकिन यहीं श्रेणी 2 में जो उन्होंने बताया कि 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी स्पीड हवाओं की। तीसरी श्रेणी में उन्होंने 165 से 224 बताया कि इस पर तीसरी श्रेणी का ये चक्रवात हो गया। चौथी श्रेणी में उन्होंने 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा बताया, और 5वीं श्रेणी में 280। तो 5 प्रकार बताए थे IMD ने चक्रवातों का। तो प्रथम पूछा जा रहा था, ये विकल्प यहाँ पे राइट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। थोड़ा सा इसमें आप लोग जो विकल्प बताया गया तो उस विकल्प पे भी आप जाके इसमें चेक किया करिए। आपको अब डेली जो है 10 प्रश्न जैसे मिल रहा है ऐसे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तभी देखिए आप लोगों का 5 टेस्ट हो चुका है जो हायर के बेस्ड पे है, UPHESC। ठीक, ये 5 टेस्ट हो चुका है जो कंबाइंड है, प्लस जो है अलग अलग यूनिट के भी हो चुके हैं। तो ज्योग्राफिकल थर्ड तक ये प्रश्न हो चुके हैं। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे आपका फर्स्ट पेपर के कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट डे से जो है टेलीग्राम पे आपका प्रैक्टिस भी रहेगा, जिसमें ज्योग्राफी के प्रैक्टिस रहेंगे वो एक्स्ट्रा आपको कराए जाएंगे। और आपका देखिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी का भी प्रैक्टिस वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ये सब एक्स्ट्रा होंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन GS बाय दिवाकर। यहाँ देखिए हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी नेट JRF प्रैक्टिस सेट के बारे में, और ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इसके पहले देखिए आप लोगों ने 3 टेस्ट को देख लिया था, और ये जो टेस्ट
हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी यूनिट से आपको यहाँ पे, यानी टोटल जो आपका नेट JRF का यूनिट है 10, सभी से आपको एक एक प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लें एग्ज़ाम की। जो एग्ज़ाम डेट है इसका 15 से 23 तक है, जिसमें 7 विषय हैं। हालांकि UGC नेट के द्वारा या NTA के द्वारा अभी तक ये शेड्यूल नहीं जारी किया गया है कि किसका किस डेट में एग्ज़ाम है। अब देखिए पॉसिबल ये है कि हो सकता है कि ये डायरेक्ट एग्ज़ाम के शेड्यूल के बजाय एडमिट कार्ड जारी कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड जैसे मान लीजिए 15 से 23 है, तो 10 से 11 यानी कल परसों में इस डेट में आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। और जब एडमिट कार्ड जारी होता है तो उसमें यदि आपका सेंटर मान लीजिए अलग जगह देता है तो एक विकल्प आपका ये रहता है कि जो NTA का ईमेल है या कॉन्टैक्ट नंबर है तो उस पर आप जो आपका सेंटर दिया है, मान लीजिए दे दिया है आपके घर से 500 किलोमीटर दूर दिया है, तो आप यहाँ पे मेल करिए कि हमारा सेंटर जो है यहाँ से इतना दूर दे दिया है और सेंटर का कोड जो है वो आप बताइए वहाँ पे। तो आपका सेंटर चेंज होने के लिए भी वहाँ पे आपका वो गूगल का एक फॉर्म वो भेज देते हैं और आप वहाँ से अपना सेंटर भी चेंज करवा सकते हैं। ठीक, फिलहाल ये न्यूज़ आप लोगों के लिए। प्लस यहाँ पे इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट वगैरह वो आप कहाँ से पाएंगे इसको भी यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट में एक लिस्ट भी जारी कर दिया है, उसमें आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए जो ये आपका चैनल हो गया। ठीक, आप YouTube पे जाके इसको यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में शॉर्ट बाई आपको क्या करना है, न्यू एडिट वीडियोस जो भी हैं लेटेस्ट एडिट। ठीक, तो आपको ये मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्स का है, इसमें 10 सेट का जो PDF है वो भी PDF के साथ जो वीडियोस भी हैं जो टेस्ट सीरीज के हैं उसके लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा 8318011238। ठीक, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे आपको नेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाए। चूँकि समय कम है तो इसके लिए सबसे बेनिफिट आपका यही रहेगा, यहाँ पे सारी टेस्ट आपको यूनिट वाइज भी हैं और कंप्लीट यूनिट के भी हैं, यानी कंबाइंड भी हैं और अलग अलग यूनिट के भी हैं। अब इसमें देखिए आपको जो टेस्ट हमने बोला है कि ये देखिए फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, प्लस जो 1000 MCQ प्रैक्टिस चली रहे हैं वो उसमें 3 हो गया है, यानी 200 प्रश्नों का ऑलमोस्ट हुआ है। आगे अभी आपका हो जाएगा, यानी कि एग्जाम से पहले ही सारा चीज़ करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको ये देखना है कि जो इसमें 10 प्रश्न दिए गए उसमें मैक्सिमम आप कितना स्कोर कर पाते हैं। यदि आपका स्कोर जो है 5 से 6 प्रश्न होता है तो यानी कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही एवरेज है। लेकिन यदि यही आपका बढ़ के जो है 7 से 8 प्रश्न होता है 10 में, तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है और आराम से आप नेट JRF हो सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला जो प्रश्न दे रखा है कि इसमें दिया है कि अग्रदेश और पृष्ठदेश सिद्धांत का जो संबंध है ये किससे है, ब्रह्मोस पर्वत से है, अवशिष्ट पर्वत से है, या ज्वालामुखी पर्वत से है, या बलित पर्वत से है। ठीक, अग्रदेश और पृष्ठदेश इन दोनों का जो संबंध है ये आपका किससे है, बलित पर्वत से। कैसे बलित पर्वत से, किसने इसका उपयोग किया था, तो भूसन्नतियों के संबंध में जो है बलित पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित जो भूसन्नति का सिद्धांत दिया था ये कोबर ने दिया था, और कोबर महोदय ने ही अग्रदेश, पृष्ठदेश, क्राइटोजन इन सभी का उपयोग उन्होंने किया था। ठीक, दृढ़ भूखंडों के बारे में ही उन्होंने बात की थी और ये भूसन्नतियों के अग्रभाग और पृष्ठभाग को ही उन्होंने अग्रदेश और पृष्ठदेश बताया। अगला प्रश्न देखिए कि जलवायु विभाग जिसमें तापमान क्या होता है, सदैव उच्च रहता है, वार्षिक तापांतर क्या होता है, कम होता है, नित्य प्रति वर्षा यानी वर्षा क्या होती है, प्रतिदिन होती है, और आर्द्रता सदैव उच्च रहती है। तो ये किस प्रकार के जलवायु की विशेषता है, आसान प्रश्न है। विकल्प देखिए मानसूनी प्रकार, भूमध्य सागरीय प्रकार, भूमध्य रेखीय और सुडान तुल्य। तो किस प्रकार के जलवायु में तापमान हमेशा ऊंचा होता है, तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु में तापमान हमेशा यहाँ पे सदैव ऊंचा होता है। वार्षिक जो तापांतर होता है ये क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग महीनों में जो टेम्परेचर, तापांतर का मतलब कि निम्न तापांतर या और उच्च तापांतर, उच्च तापमान और निम्न तापमान का जो अंतर है वही आपका क्या तापांतर है। तो यहाँ पे देखिए लगभग जो तापमान यहाँ पे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है लगभग बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता है। ठीक, एक समान ही प्राप्त होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि निम्न तापमान यहाँ पे होता है वार्षिक तापांतर। प्रतिदिन वर्षा प्राप्त होती है, आप जानते ही हैं, और वर्षा की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और चूंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वर्षा भी ज़्यादा हो रही है, तो ह्यूमिडिटी जाहिर सी बात है यहाँ पे हमेशा उच्च रहती है। ठीक, तो इस आधार पर जो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प। क्लियर, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की जिस परत का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उस परत का क्या नाम है, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, अधोमंडल। ठीक, तो इसमें कौन सा प्रश्न सही उत्तर इसमें होगा, तो इसमें देखिए किस परत का मानव जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, ये तो आपका कौन सा है, अधोमंडल। अधोमंडल यानी इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ठीक, अधोमंडल को और क्या कहते हैं, इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपसे डायरेक्ट दे सकता है अधोमंडल या परिवर्तन मंडल करके। ठीक, क्योंकि क्षोभ मंडल सबको पता होता है, तो इसलिए अधोमंडल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए समुद्र तल में परिवर्तन से संबंधित बात यहाँ पे पूछ रहा है कि समुद्र तल में जो परिवर्तन होता है। ठीक, ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। आप ओशनोग्राफी का जो सिलेबस है उसको आप ओपन करिएगा तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा, जो ईओस्टैटिक या सुस्थितिकी आपसे पूछा जाता है तो वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ देखिए दिया है कि समुद्र तल में जो परिवर्तन है ये किससे संबंधित है।
समस्थानिक परिवर्तन से, विवर्तनिक परिवर्तन से, महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचल से या पर्वत निर्माणकारी हलचल। एक एक को डिटेल में देख लीजिए कि समस्थितिक परिवर्तन क्या होता है। ये तब आता है जब समुद्र में जो जल की मात्रा है या जल की मात्रा जैसे विश्व उष्णता, हिम चादरों के पिघलने से, इनकी वजह से यदि समुद्र के जल की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे समस्थितिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र तल में उठाव जैसे हिम चादरों के पिघलने की वजह से हुआ, ठीक, ऐसा हिम के जमने की वजह से मान लीजिए समुद्री तल में गिरावट हो गया। इन सभी चीज़ों की बात किसमें आती है? समस्थितिक परिवर्तन में आती है। तो इसलिए ये आपका सही है, क्योंकि इसकी वजह से समुद्र के तल में निचाव और उठाव होता है। अगला देखिए विवर्तनिक परिवर्तन। विवर्तनिक परिवर्तन यानी कि भूमि के स्तर में परिवर्तन के कारण ये परिवर्तन आता है, ठीक। और विवर्तनिक परिवर्तन में ही ठीक कौन सा परिवर्तन शामिल है? महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचल शामिल है। भू संतुलनीय परिवर्तन भी इसी में आता है। पर्वत निर्माणकारी हलचल भी विवर्तनिक हलचलों का ही के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। यानी कि यदि बड़े स्तर पर देखें तो समुद्र तल में परिवर्तन से संबंधित दो ही परिवर्तन है। एक आपका कौन सा है? एक है समस्थितिक परिवर्तन, दूसरा है आपका विवर्तनिक परिवर्तन, ठीक। तो विवर्तनिक परिवर्तन के ही ये भाग हैं, इसलिए समुद्र तल के परिवर्तन से भी ये संबंधित होंगे। तो प्रश्न हमारा केवल समुद्र तल से संबंधित परिवर्तन से संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पे चारों विकल्प आपके सही हो जाते हैं, ठीक। यानी 1, 2, 3 और 4। क्लियर। तो यदि आप टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, भूमि निर्धारण क्षमता। क्या दिया गया है? भूमि निर्धारण क्षमता से कौन संबंधित है? तो भूमि निर्धारित क्षमता से यहाँ पे कौन संबंधित है? तो भूमि निर्धारण क्षमता से संबंधित कौन है? तो यहाँ पे देखिए मार्बर पद्धति है, और ये मार्बर पद्धति जो है भूमि के किसी खंड विशेष के उपज के इतिहास की सांख्यिकी सूचना पर आधारित है, ठीक। और ये कब दिया गया है? 1935 में। तो ये आपका सत्य कथन है, ठीक। भूमि निर्धारण क्षमता से ये संबंधित पद्धतियाँ हैं, ठीक। इसमें मॉर्बर ने 1935 में दी, इसके बाद मॉर्गन आ गए थे। तो मॉर्गन ने जो है ये 1939 में दिया था, और ये विभिन्न फसलों के प्रति भूमि की अनुकूलनशीलता पर विचार किया इन्होंने। उसके बाद स्टाम्प को आप जानते हैं, एलडी स्टाम्प 1962 में इन्होंने दिया। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये सीरियल से आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक। तो एलडी स्टाम्प ने मृदा के गुणों और उनके संरक्षण बाधाओं के आधार पर ब्रिटेन की भूमि को 10 प्रमुख क्षमता वर्गों में विभाजित किया। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटेन को पहली बार भूमि उपयोगों के आधार पर या भूमि क्षमता निर्माण पद्धति के आधार पर किसने डिवाइड किया? तो ये आपके कौन है? एलडी स्टाम्प महोदय ने किया। उसके बाद बेनेट महोदय ने जो है, इनका भी 1939 में ही है, ठीक। बेनेट पद्धति भी 1939 की है, जो भूमि क्षमता निर्धारण से संबंधित है। और साथ ही साथ कनाडा की भूमि क्षमता निर्धारण पद्धति भी भूमि क्षमता निर्धारण से संबंधित है। ब्रिटेन में भी थी, जो ब्रिटेन की पद्धति थी ये अमेरिका में भी अपनाई गई, ठीक। और नीदरलैंड में भी अपनाई गई। तो ये टोटल भूमि निर्धारण क्षमता से संबंधित है। और इंडिया के संदर्भ में आपके जसबीर सिंह हो गए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए विकल्प कौन सा? केवल 3, 1, 2, 2, 4 या 1, 2, 3, 4। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, इसमें सभी सही हैं। नाम सबका याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाएगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भूगोल की आधुनिक प्रवृत्ति सिनेमा के भौगोलिक प्रभाव या फास्ट फूड रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट के स्थानिक वितरण जैसे गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान देती है, जिसके कारण पर्यावरण शिक्षा जैसे मुद्दों की उपेक्षा होती है, ठीक। ये कथन किसने कहा? ये देखिए सैम्पुल है, स्टूडेंट है, फैंडल है, किट्स हैं। तो इसको किसने बताया? स्टूडेंट महोदय ने बताया। कि अब किसके संदर्भ में बताया? ये पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में बताया, ठीक, कि क्यों पर्यावरणीय शिक्षा जो है बृहद स्तर पर इसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, ठीक। इन्होंने और भी बातें बताई कि भूगोल ने पर्यावरण पर जारी बहस में पर्याप्त योगदान नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि इसमें एक एकीकृत अनुशासन का अभाव पाया जाता है, किसमें? भूगोल में। इसीलिए भूगोल ने पर्यावरण पर जो जारी बहस थी उसमें पर्याप्त योगदान नहीं दिया। और ये कथन इनका जो पर्यावरणीय शिक्षा से है, किसका? स्टूडेंट का है, ठीक। DR स्टूडेंट इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए स्टेशन डार्फ प्रतिरूप। तो स्टेशन डार्फ प्रतिरूप किसे कहते हैं? आदिवासियों से संबंधित जो प्रतिरूप होते हैं, ठीक, उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि स्टेशन डार प्रतिरूप क्या है? तो वलय प्रतिरूप को कहते हैं, या आयताकार को, रैखिक को, या संगत बस्तियों को। तो स्टेशन डार प्रतिरूप जो है रैखिक प्रतिरूप को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक सड़क या रेल मार्ग के दोनों तरफ बस्तियों का स्थापन पाया जाता है, व्यवस्थापन पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना गया है, आपने 10 प्रश्नों में कितना सही किया। सीमांत के बारे में आपको बताना है। सीमा और सीमांत आप जानते ही हैं, तो सीमांत के बारे में यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कथन सीमांत के बारे में सही दिया गया है, ठीक। इसमें देखिए दिया है पहला कि यह अंदर की ओर उन्मुख तथा अपकेंद्रीय होती हैं। तो सीमांत और सीमाएँ दो चीज़ें होती हैं। इससे आधारित प्रश्न एक आपका UGC में पूछा ही जाता है, ठीक। तो जो सीमाएं हैं ये अंदर की ओर उन्मुख नहीं बल्कि बाह्य उन्मुख होती हैं, बाहर की ओर उन्मुख होती हैं। और बाहर की ओर उन्मुख होने की वजह से ही ये क्या होती हैं? अपकेंद्रीय होती हैं। यानी ये वाला तो गलत है, लेकिन यहाँ ये वाला सही है, ठीक। यानी सीमा एक लाइन होती है, सीमांत यानी कि इनके बीच गैप पाया जाता है।
और ये बहिर्मुख होती हैं, इसीलिए क्या होता है, ये क्या होती हैं, बहिर्मुख की वजह से ही क्या अपकेंद्रीय बलों के रूप में विद्यमान होती है, यानी अपकेंद्रीय बल के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। जबकि सीमा क्या होती है, सीमा अंदर की ओर उन्मुख होती है, ठीक, और इसीलिए इसे अभिकेंद्रीय बलों के अंतर्गत या अभिकेंद्रीय के रूप में इसे शामिल किया जाता है, ठीक। तो इसलिए पहला तो आपका गलत हुआ। दूसरा देखिए, यह जीवन का तथ्य है, कौन, सीमांत, ठीक, सीमांत जीवन का तथ्य और भूमि पर भौतिक रूप से ये गतिशील इकाई की भांति उपस्थित होता है, इसीलिए इसे इतिहास की एक अद्वितीय परिघटना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये कथन आपका सही है, क्योंकि सीमा जो है ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है, जबकि सीमाएं ये सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक। अगला देखिए, तीसरा दिया है कि यह विभाजन कारक है। तो विभाजन कारक सीमांत नहीं बल्कि सीमा होती है। सीमा देखिए एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, ठीक, इसीलिए ये विभाजन कारक होती है। जबकि सीमांत क्या होता है, सीमांत ये पारस्परिक अंतरक्रिया और आदान प्रदान का विषय क्षेत्र प्रदान करता है, इसीलिए यह विभाजन कारक नहीं होता, यानी विभाजन कारक सीमा होती है, ठीक। तो ये तीसरा भी गलत हो गया, यानी कि जो सही विकल्प केवल 2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्मिथ का स्थानिक सीमांत लाभ सिद्धांत। स्मिथ ने स्थानिक सीमांत लाभ सिद्धांत दिया है और इसमें पूछ रहा है कि यह किससे संबंधित या इससे संबंधित जो ये सिद्धांत दिया है, इनकी कौन सी दशा जो है, ठीक, किस दशा पर यह आधारित है जो इनका सिद्धांत है। तो इसमें देखिए फिगर भी बनाया गया और ये कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जो ये दशाएं हैं, इसमें 3 दशाओं की बात किया। एक में बोला है कि मांग स्थिर है और मूल्य समान है, ठीक। तो इसमें देखिए पहला वाला जो फिगर है ये आपका सही है, इसमें मांग स्थिर और मूल्य समान पे बनाया गया है। आप डायरेक्ट जो है फिगर पे याद रखिएगा, ठीक। दूसरा देखिए लागत स्थिर है, तो इसमें दूसरा भी सही है, इसमें लागत स्थिर दिखाया गया है। इसके लिए आपको पूरी थ्योरी देखनी पड़ेगी, ठीक। यहाँ पे बस इतना समझिए कौन क्या है। लागत लागत जो है ए से बढ़ती है और राजस्व जो है बी से घटता है। यहाँ पे देखिए ए जो बनाया गया है ये नीचे है और ये आपका क्या है, ये वाला बी है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लागत जो यहाँ पे लगाई गई है, ये लागत जो है ए से बढ़ती जाती है यहाँ पे, लेकिन यहीं जो है राजस्व जो प्राप्ति हो रही है वो क्या होती है, घटती जाती है, ठीक। तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें तीनों जो विकल्प दे रखे हैं तीनों सही है, यानी 1 नंबर 1 पे है, 2 2 पे है, 3 3 पे है, यानी तीनों सही है, यानी डी विकल्प हो गया। अगला प्रश्न देखिए दिया है नेक्स्ट वाला, इसमें पूछ रहा है, इसमें ये आपका दिया है कि स्मिथ का जो स्थानिक सिद्धांत हो गया, ठीक। 10 नंबर देखिए, अमेरिका कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बाल्टिक देश की जो सीमा है, इसका निर्धारण के लिए किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, ठीक। यानी कि अमेरिका और कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई और बाल्टिक हो गई, बाल्टिक कंट्रीज हैं जो, ठीक, इनके सीमाओं का निर्धारण के लिए किस प्रकार के प्रक्षेपों का उपयोग किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दिया है 1 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप या फिर बेलनाकार प्रक्षेप। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप इसमें उपयोग किया जाएगा। इसमें देखिए 1 मानक अक्षांश वाला जो शंकु प्रक्षेप है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो गया, ट्रांस कैनेडियन रेलवे हो गया, आल्प्स का जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, कनाडा हो गया और अमेरिका इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। इन सभी के निर्धारण के लिए आपका 1 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, साधारण शंकु प्रक्षेप उपयोग किया जाता है। जबकि 2 मानक अक्षांश वाला जो शंकु प्रक्षेप, सी विकल्प देखिए, ये किसके लिए होता है, ये यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मंगोलिया, कनाडा, इन सभी के मानचित्र को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। मानचित्र को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि बोन प्रक्षेप का उपयोग, तो बोन प्रक्षेप का जो उपयोग है ये चिली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस, बेल्जियम, इन छोटे छोटे देशों की जो स्थलाकृतिक मानचित्र है उसके लिए इसका उपयोग होता है, ठीक। भारत का जो मानचित्र है ये भी बोन प्रक्षेप पर बनाया जाता है। नॉर्मली जो भारत का मानचित्र है किस पे बनता है, बोन प्रक्षेप पे बनता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बेलनाकार जो प्रक्षेप है, तो बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपका जो है एक प्रकार के खोखले बेलन की बाहरी सतह पे जो ग्रिड है उसको प्रक्षेपित करने के पश्चात जो है इसको बनाया जाता है। तो ये अक्षांश और देशांतर की जो रेखा जाल है उससे बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है, ठीक। तो बेलनाकार प्रक्षेप में एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा कि गाल प्रक्षेप के अलावा सभी बेलनाकार प्रक्षेपों में समस्त अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा के समान होती है, ठीक। तो जो बेलनाकार प्रक्षेप है इसका एक रूप जो है गाल प्रक्षेप है, इसी में केवल भूमध्य रेखा की लंबाई यानी समस्त अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा के समान होती है, ठीक। यानी कि आपका जो बेलनाकार प्रक्षेप है इसका एक प्रकार जो है गाल प्रक्षेप आप कह सकते हैं। इसमें जो समस्त अक्षांश रेखाएं होंगी ये आपका भूमध्य रेखा से छोटी होंगी, लेकिन अन्य जो प्रक्षेप सभी हैं उन सब में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बेलनाकार प्रक्षेप का मतलब कि इस तरह से आपका बेलन हो गया, ठीक। इस पे ये पूरा काट दिया जाएगा, जाहिर सी बात है इनका जो अक्षांश है ये क्या होगा, समान ही होगा। तो इस तरह से यदि फैलाया जाएगा तो कैसे बनेगा, ये आपका इस तरह से दिखेगा, ठीक।
तो यही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर ये दोनों रेखाएं कैसी हुई, अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो होंगी, तो इसी का ये जाल कहा जाता है। कौन? बेलनाकार प्रक्षेप। ठीक, तो केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होने के कारण विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए ही बेलनाकार प्रक्षेप का विशेष रूप से उपयोगी ये होता है। यानी कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, ठीक, यहाँ पे जो विषुवत रेखा पर स्थित प्रदेश हैं उनके मानचित्र को बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, ठीक, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।